क्लास 10 इकोनॉमिक्स क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पार्ट 2 राइजिंग। यहाँ पर आपको व्हाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजन्स। इसके तहत आपको पहला यहाँ देखिए द्वितीय से शुरुआत की। देखिए कृषि एवं उद्योग विकास से परिवहन, कृषि एवं उद्योग विकास से आपको परिवहन, कृषि एवं उद्योग विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। फिर आपको आगे थर्ड देखिए, थर्ड एन इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इट इज यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज स्पेशली इन बिग सिटीज। अब देखिए थर्ड में देखिए क्या तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। फिर आपको देखिए फोर्थ की बात कीजिए, फोर्थ ओवर द पास्ट फोर्थ की बात यहाँ पर कीजिए जिसको हम चतुर्थ बोलते हैं। अब देखिए ओवर द पास्ट डिकेट्स ऑल्सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। द प्रोडक्शन ऑफ these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall see example of these new services and the reasons for their expansion। देखिए चतुर्थ में विगत दशकों में देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हाउ एवर यू मस्ट रिमेंबर, देखिए हाउ एवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। Service sector in India employs many different kinds of people. At one end there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end there are a very large number of workers engaged in service such as a small shopkeepers, repair person, transport persons, etc. And these people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section। अब यहाँ देखिए क्या है, चतुर्थ विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण कि इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। देखिए आप देखिए ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। नो यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। देखिए आरेख 2 सकल घरेलू अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। देखिए अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बढ़ते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रफल की हिस्सेदारी प्रतिशत में आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपको जो देख रहे हैं ये आपको प्राथमिक सेक्टर है 1973-74 में, और उसके बाद सबसे अंतिम में आपको सब बीच में जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये आपको हो गया द्वितीय क्षेत्रक, और ग्रीन में जो देख रहे हैं आपको तृतीयक क्षेत्रक हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं अब 2013-14 का डाटा हुआ, और 2013 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र में बहुत कम हो गया, सबसे अधिक आपको तृतीय क्षेत्रक में आपको लोग शामिल हो गए। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपको द्वितीय क्षेत्रक के लोग आपको द्वितीयक क्षेत्रक में लोग शामिल हो गए। अब यहाँ देखिए, तो ये जो आपको ग्राफ 1977-78 में इंग्लिश में आपको 1977-78 का ग्राफ आपको है, 2017-18 में कंपेरिजन किया जाएगा, जबकि आपको हिंदी में आपको 1972-73 का है, 2012 में आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो खास ये आपको शेयर ऑफ सक्शन, देखो शेयर ऑफ सक्शन इन जीडीपी में ये ग्राफ है, शेयर ऑफ सक्शन इन जीडीपी में आपको ग्राफ दिया गया था। ये आपको जो ग्राफ है ये आपको सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी का यहाँ पर आपको ग्राफ है। इसके बाद ये जो ग्राफ है रोजगार में क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी है उसका यहाँ पर ग्राफ आपको शो किया गया है। तो खैर अब आगे चलिए यहाँ पर देखिए 1972-73 में जो आपको रोजगार था वो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक था, आपको 74% था। लेकिन 2011-12 में ये घटकर कितना हो गया, 49% 49% पे आ गया, और प्राथमिक क्षेत्र में 49% आ गया। उसके बाद देखिए अब आगे हैं, देखिए ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया, ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल, यहाँ देखिए ए रिमार्केबल, यहाँ देखिए क्या कि ए रिमार्केबल, देखिए a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1977 to 1978 and 2017 to 2018. The primary sector continues to be the largest employer even now. अब यहाँ देखिए प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार, देखिए भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 वर्ष 1972-73 एवं 2011-12 और वर्ष 2003 में से तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार जो यहाँ पे आपको कहा गया, प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। देखिए तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. Even even though industrial output or the production of goods went up by the more than nine times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. The same applies to tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce the rest of the produce, whereas they employ less, about half the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? देखिए देखिए यहाँ पर क्या व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी, सो इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड।
देखिए परिणाम तो यहाँ देखिए परिणाम तो आपको देश में आदेश अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल एक चौथाई है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में चार बटे पाँच पाँच 4/5वां हिस्सा है। 4/5वां हिस्सा है, मतलब आपको चौथवा 5वां हिस्सा हुआ, 5 में से आपको 4/5वां हिस्सा है। परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। फिर आपको आगे देखिए फॉर इंस्टेंस क्या इसका अर्थ यह है कि अर्थ यह है कि कृषि में आपको आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा देते तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। तो फिर आपको देखिए एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं। देखिए फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्म लक्ष्मी owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like ज्वार and अरहर uh, rain and they depended only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why they have nowhere else to go for work? You will see that everyone is working. None remains idle. But in actual fact, their level effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. देखिए दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपुल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल दिस काइंड ऑफ underemployment this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. देखिए एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण ही लेते हैं। देखिए जिसके पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां पर लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं। क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। No supposing a landlord Sukharam comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you don't need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, two people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखाराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर आगे कहता है, देखिए देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स। यहाँ जो आपको कहा गया देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स।
There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. The income of the people who take up other work would increase the total family income. अब यहाँ देखिए कि भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार कुल आय में वृद्धि होगी। अब देखिए दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ जो कहा गया दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they don't have better opportunities. यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित और नियत श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हुए प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ों को बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर आपको कहा गया है कि आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए आओ इन पर विचार करते हैं। यहाँ का देखिए कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डाटा गिवन इन ग्राफ्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोज। इग्नोर इफ डाटा आर नॉट अवेलेबल फॉर सम ईयर्स। इनमें देखिए क्या कि आगे 2 और 3 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग कर सारणी पूर्ति करो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आंकड़े कुछ वर्षों के नहीं है तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। देखिए पहला टेबल 2.2 में कहा सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। शेयर इन जीडीपी देखिए यहाँ पर फिर कहता है क्वेश्चन में देखिए व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन द प्राइमरी सेक्टर ओवर ए स्पेन ऑफ 40 ईयर्स। कि 40 वर्षों में आपको प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए सही विकल्प को चुनें। अब यहाँ पर कहता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल डोंट वांट टू वर्क, आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। यहाँ पर देखिए क्या कि काम करना नहीं चाहते हैं सुस्त ढंग से। पहला देखिए क्या डोंट वांट टू काम करना नहीं चाहते, साथ देखिए आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। अब देखिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चेंज इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बिटवीन सेक्टर्स वर डिजायर्ड बट डिड नॉट हैपन इन इंडिया। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि विकसित देशों में देखे गए लक्षण कि भारत में हुए परिवर्तनों की तुलना करें और वैश्व में बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन अवांछित थे और जो नहीं हुए। अब देखिए वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमें अल्प रोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए। अब देखिए हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर कहा गया हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अधिक रोजगार कैसे क्रिएट करें, अधिक रोजगार का सृजन कैसे हो। देखिए फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम।
उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कि टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड ए लोन to contrast a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer application and harvesting, so two more members of the family can be employed in her own field. No, suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. देखिए यहाँ पर कि उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। देखिए हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। देखिए उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्य को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ देखिए क्या अब यहाँ देखिए ये जो कहता है, now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of this. For this, they may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops, or makes better rural roads so that many trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in service like transport or trade. अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करते हैं तो छोटे ट्रक सब जगह पहुँच जाते हैं और इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि लक्ष्मी's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, and a pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, money and credit. अब देखिए लक्ष्मी जरूरत केवल पानी तक सीमित नहीं है। खेती करने को उसे बीजों, उर्वरकों और कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि और सुधार के किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्दा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे।
देखिए, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed. Suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea pulse crop जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं chickpea, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. Uh, is one such example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them when the price is good. In village near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild and honey. It is also possible to set up industry that process vegetables and agricultural produce. Process and vegetables industry that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruit which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. देखिए, यहाँ पर कहा गया हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की और पहचान करना और उन्हें उन्हें बढ़ावा देना जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर जिसको हम दलहन फसलें बोलते हैं उगाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के दाल मिल की स्थापना एक ऐसा उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमतें मिलने पर बेच सके। उन वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। देखिए, व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इन योर एरिया? कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम? आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं कि जिन पर अमल किया जा सके? देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द रेस्ट एंड पार्टिकुलरली दोज एज लेस than 18 ईयर्स मे बी एट होम or maybe at home or many of them may be working as child laborers. If the children are to attend school, if the children are to attend school, we will require more buildings, more teachers and other staff. A study conducted by the erstwhile planning commission known as Niti Aayog estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. देखिए, similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which job would be created, and we would also be able to address the important aspect of development talked about in chapter 1. देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते। वे या तो घर पे रहते होंगे या उनमें अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक
हमें और अधिक भवनों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कुड बी tourism और regional craft industry or new services like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism has a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 50 lakh people. देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी गई थी यहाँ पर कैसी प्रकार। देखिए प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना और प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए we must realize that some of the suggestions discussed above would take देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ देखिए we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work. Implementing the right to work. In about 625 districts of India, it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, Manrega 2005. Under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment in a year by the government. If the government if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The type of work that would in future help to increase the production to increase the production from land will be given preference under the act. देखिए हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ दूर उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 100 से 25 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा जिसे कहते हैं। देखिए मनरेगा के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 100 दिन की 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वैधता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे हम देखिए क्या कि इसमें आपको कहा देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको की गई है। लेट्स वर्क दिस आउट यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा देखिए। देखिए आओ इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर जो कहा गया देखिए वाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर टू एज राइट टू वर्क। आपके विचार से मनरेगा को काम का अधिकार क्यों कहा गया। फिर देखिए इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस एक्ट दैट वुड आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल डिस्कस। यहाँ देखिए क्या कि कल्पना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं ग्राम के प्रधान और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा करें। फिर कहते हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विथ इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज।
अधिक किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। फिर इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आगे हम देखिए डिवीजन ऑफ सेक्टर हैज ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। देखिए यहाँ देखिए क्या कहा, संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रों को विभाजन यहाँ पर किया गया है। डिवीजन ऑफ सेक्टर, देखिए डिवीजन ऑफ सेक्टर्स हैज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। देखिए संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन की बात की गई है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट अस एग्जामिन अनदर वे क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। दिस लुक्स एट द वे पीपुल आर एम्प्लॉयड व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फ्लोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। देखिए क्या है कि अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं, उनके काम करने की शर्त क्या है, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कांता के अपना देखिए कांता वर्क्स इन देखिए कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 AM। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter. Stating देखिए उसे आपको यहाँ पर when she कांता में when she यहाँ देखिए when she joined work she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work। यहाँ देखिए कहा गया क्या कि कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। देखिए वह नियमित रूप से प्रत्येक माह एक के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधित निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब आप देखिए यहाँ पर एक आपको कमल की बात, कमल इज कांताज नेबर। ही इज ए डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 in the morning and works till 8 PM in the evening. He gets no other allowance. He in He goes to the shop at 7:30 in the morning and work till 8 PM in the evening. He gets no other allowances apart from his wage. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. अब यहाँ आप देखिए क्या कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी का सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिल रहा है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि डू यू सी differences in the condition of work between कांता एंड कमल। अब देखिए क्या कि क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कि कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर और कवर्स दोज एंटरप्राइज और प्लेस
or place of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work they are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act. It is called organized because it has some formal processes and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own. But they too have to register themselves with the employment with the government and follow the rules and regulations. अभी हम जो था उसको थोड़ा सा देखिए। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। कांता आपको संगठित क्षेत्र में आपको करती है। कांता आपको संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। रोजगार की अवधि आपको नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है, जबकि संगठित क्षेत्रक वे उद्यम होते हैं। संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। होती है और इससे लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। देखिए इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को देखिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हुए ये लाभ क्या है, जैसे कि सवेतन छुट्टी, अवकाशकालीन भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हुए चिकित्सक के लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अब हम देखिए क्या कि देखिए इट इज कॉल्ड यहाँ पे देखिए क्या कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इट इज कॉल्ड organized because it has some formal processes and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. Workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employers. What are these benefits? They get paid leave payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supposed to get medical benefits and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire, these workers get pension as well. In contrast, Kamal works in the unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. There are rules and regulations, but these are not followed. Jobs here are
low paid and often not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason when there is less work, such as during some seasons. Some people may be asked to leave. A lot also depends on the whims of the employer. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing a small job such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers and when they require. फिर आपको आगे देखिए इसके विपरीत यहाँ पर आपको देखिए इसके विपरीत कमर असंगठित क्षेत्र में देखिए यहाँ पर क्या है दूसरे लाभ भी प्राप्त करते ये लाभ क्या है सवेतन छुट्टी देखिए सवेतन छुट्टी अवकाश पर भुगतान भविष्य निधि सेवा अनुदान इत्यादि पाते हुए चिकित्सक के वे चिकित्सक के लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया इसके विपरीत देखिए इसके विपरीत कमर असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिक्री इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है विषय निमित्त होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग भी नियोक्ताओं की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने 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 छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की थोड़ा सा यहाँ पर बात आपको की गई उसको थोड़ा सा देखिए। आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया क्या देखिए लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल विच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, ए टीचर टेकिंग क्लास इन स्कूल। देखिए अब ये क्या क्या ए हेड लोड वर्कर कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैग इन मार्केट। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोझ ढोता हुआ एक श्रमिक। ये फार्मर इरीगेटिंग हर फील्ड यहाँ देखिए अपने खेत की सिंचाई करता है किसान। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा देखिए इस लेट्स वर्क दिस आउट को बाद में कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया क्या कि हाउ टू प्रोटेस्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। The organized sector offers jobs that are the most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. And they are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. यहाँ देखिए कहा गया असंगठित क्षेत्र। देखिए संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हुए ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं।
जहाँ बहुत कम देखिए जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती और उनकी आय कम है और नियमित नहीं उनकी आय कम है और नियमित नहीं दी जाती है और उनकी उनकी आय देखिए उनकी परिणाम तो बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। देखिए जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती और उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में सक्षम नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। यहाँ पे आपको आगे कहा गया देखिए सिंस द 1990 decades it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector। सन 1990 से देखिए यहाँ पर क्या है कि सन 1990 से अभी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए हू आर दीज देखिए आगे यहाँ पर आपको है क्या कि देखिए हु आर दीज vulnerable people who need protection in the rural area। The unorganized sector mostly comprises of landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths। Nearly 80% of rural households in India are in a small and marginal farmers category। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit storage facilities, and marketing outlets। देखिए ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकर, लुहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। आप आगे यहाँ पे देखिए कहा गया देखिए इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर comprises mainly of workers in a small scale industry, casual workers in construction, trade and transport etc, and those who work as street vendors, hand load workers, garment makers, rake pickers etc। A small scale industry also needs government's support for procuring raw materials and marketing out of outputs। The casual workers in both rural and urban areas need to be protected। फिर देखिए वी also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backwards communities find themselves in the unorganized sector। Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination, protection and support to the unorganized sector workers in the necessary for both economic and social development। देखिए शहरी क्षेत्रों में आप यहाँ पर क्या है कि शहरी क्षेत्रों में आपको असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता काम करने वाले, सिर्फ बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से वंचित है। अधिक लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सारी सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि देखिए हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा समाज के भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है।
आगे देखिए क्या कि वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन फाइंड देमसेल्फ इन द unorganized sector. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination, protection and support to the unorganized sector. Workers is the necessary for both economic and social development. अब देखिए व्हेन फैक्ट्री यहाँ पे जो कहा गया देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हेन फैक्ट्री क्लोज डाउन many once regular workers are found selling goods और pushing a cart और doing some other odd job. देखिए जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या ठेला खींचते या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया लेट्स रिकॉल की जो चर्चा देखिए स्पन कीजिए, लेट्स रिकॉल था याद कीजिए यहाँ पे क्या कि देखिए विद सो मेनी एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस अराउंड अस, यहाँ देखिए इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या देखिए स्वामित्व आधार यहाँ जो देखिए सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की यहाँ देखिए देखिए क्या है कि अनोदर यहाँ पे जो कहा गया है कि अनोदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु owns assets and is responsible for the delivery of services in the public sector. The government owns most of the assets and provides all the services in the private sector. Ownership of Ownership of assets and delivery of services is in hands of private individuals or companies. Railways or post office is an example of the public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited, Tisco or Reliance Industries Limited RIL are privately owned. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profits. टू गेट अब देखिए कि आर्थिक गतिविधियों क्षेत्र को वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं को उपभोक्ता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक और व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में है। आपको याद देखिए जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में है। आगे यहाँ पर है देखिए निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों का अध्ययन लाभ अर्जित करना हो तो इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसी चीज़ें देखिए जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र तक उचित कीमत उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्यों? इनमें से देखिए क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों में बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का देखिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को कराते हैं तो वे इसकी ऊँची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पथों और बिजली आदि के निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। देखिए कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत हो पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जिससे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है।
इसी प्रकार देखिए क्या इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदते हैं, इसे अपने गोदामों में भंडारित करते हैं और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक हिस्सेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए व स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। अब आगे देखिए इसी प्रकार हम जानते हैं कि देखिए इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा 24 अथवा मध्य प्रदेश 27 का शिशु मृत्यु 47 मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवश्यक आवश्यक आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। वहाँ पे आपको आगे यानी कि समरी आपको दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं समरी के यहाँ पर अंग्रेजी में आपको कहा गया है समिंग अप। देखिए समिंग अप मतलब समरी या सारांश जिसको बोलते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम असंगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए सख्त अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। देखिए यहाँ से हिंदी का ये जो आपको चैप्टर था वो फिनिश हो गया, लेकिन अब तो कुछ इसका अंग्रेजी यहाँ पर देख लीजिए। जो इससे पहले था यहाँ देखिए क्या activities in private sector are guided by the motive to earn profit. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out। यहाँ पे आगे कहा देखिए there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost। Why? Some of these needs spending large sums of money which is beyond the capacity which is beyond the capacity of the private sector. Also collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. Examples are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Dutch governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। अब आगे देखिए क्या कि there are some activities which the government has to support। The private sector may not continue their production or business unless government encourage it। For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries। Many units, especially small scale units, might have to shut down। Government here step in by producing and supplying electricity at rate which these industries can afford। Government has to bear part of the cost।
of the coast. Government has to bear part of the cost. Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. This is stored in its godowns and sold at a lower price to consumers through ration shops. You have read about this in the chapter on the food security in class 9th. The government has to bear some of the cost. In this way, and the government supports both farmers and consumers. There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on these. Providing health and education facilities for all in all is one example. We have discussed some of these issues in the first chapter. Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. Similarly, देखिए यहाँ पर क्या कि सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर malnourished. देखिए malnourished देखिए आपको malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rates. The infant mortality rates of Odisha 40 or Madhya Pradesh 48 is higher than some of the poorest regions of the world. Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas. अब हम देखिए समिंग अप की बात कर रहे हैं, समिंग अप समिंग की बात कर रहे हैं। देखिए इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट look at ways of classifying economic activities into some meaningful groups. One way of doing this is to examine whether the activities relates to the primary, secondary, or tertiary sectors. The data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most into this GDP, the employment remains in the primary sector. We have also seen what all can be done for increasing employment opportunity in the country. Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector. Most people are working in the unorganized sector, and protection is necessary for them. We also look at the difference between private and public activities and why it is important for public activities to focus on certain areas. देखिए यहाँ से जो चैप्टर है मैंने पूरी तरह से फिनिश किया। अब इंग्लिश और हिंदी पूरी तरह से फिनिश हुआ। अब देखिए जो छूटे हुआ भाग था कुछ लेट्स रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको लेट्स रिकॉर्ड की जो चर्चा है उसको यहाँ पर देखिए। अब देखिए लेट्स रिकॉर्ड स्मरण कीजिए। देखिए with so many activities taking place around us, one needs to use the process of classification to think in a useful manner. And the criterion for a classification could be many depending on what we desire to find out. The process of classification helps to analyze a situation. In dividing the economic activities into three sectors, primary, secondary, tertiary, the criterion used was the nature of activity. On the basis of the classification, we were able to analyze the pattern of total production and employment in India. Similarly, we divided economic activities into organized and unorganized sector and use the classification to look at the employment in two sectors. देखिए, आपको हमें स्मरण कीजिए लेट्स स्मरण कीजिए, हमने चारों ओर अनेक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, हमारे चारों ओर अनेक गतिविधियाँ संचालित होती है, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। क्या निष्कर्ष चाहते इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियाँ हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधियों को तीन क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्यों के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रक में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया।
वर्गीकरण अभ्यासों से हम व्युत्पन्न अधिक वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? वे समस्या और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया? क्या आप जानकारी को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त में रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको है तालिका 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों को वर्गीकरण करने का यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है व्हाट वाज़ द देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन दैट वाज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एक्सरसाइजेज? व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दैट वर इंडिकेटेड? कैन यू समराइज़ द इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल? अब यहाँ देखिए क्या सेक्टर मतलब कुशलतक होता है, क्राइटेरिया यूज मतलब इस्तेमाल की गई कसौटी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, फिर आपको देखिए प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड एंड हाउ दे कैन बी टैकल्ड, इनकी समस्या उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पे आपको की गई, लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पे आपको की गई, उसको यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स व्हिच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए, इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं? देखिए ए टीचर्स टेकिंग क्लास इन देखिए ए टीचर टेकिंग क्लास इन ए स्कूल। एक टीचर देखिए विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक। A hard worker carrying a bag of cement on his back in a market। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोझ ढोता हुआ एक श्रमिक। फिर देखिएगा ए फार्मर इरिगेटिंग हर लैंड, अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान। फिर आगे क्या कि ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, देखिए अस्पताल मरीज का इलाज करता है एक डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या कि आगे है क्या ए डेली वेज लेबर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार का दिन काम करता है एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। एक बड़े कारखाने में काम करने एक का, काम एक बड़े कारखाने में काम करने जाता है एक कारखाना श्रमिक है। यहाँ देखिए ए फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, ए हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, अपने घर में काम करता है एक करघा बुनकर। अब देखिए क्या है कि टॉक टू समवन हु हैज ए रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड another who works in the unorganized sector, compare and contrast their working condition in all aspects। देखिए संगठित क्षेत्र को नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें, सभी पर उनकी चर्चा उनकी कार्य स्थिति की तुलना करें। आगे देखिए यहाँ पर क्या हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में क्या करें। फिर देखिए द टेबल बिलो शो द एस्टिमेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया इन द ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, रीड द टेबल केयरफुली, फिल इन द मिसिंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है, को सावधानी से पढ़े, विलुप्त आंकड़ों को पूर्ति कर विलुप्त आंकड़ों को भरे और प्रश्न को उत्तर दें। देखिए आगे कहा गया क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपुल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर, असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, वाई, क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि हैं, क्यों। देखिए इफ वी लुक एट द कंट्री हैज अ होल वी फाइंड दैट 10% ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, organized sectors employment is available to only about 10% of the workers in India। यदि हम संपूर्ण देश पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है। देखिए भारत में लगभग कितने प्रतिशत श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। देखिए यहाँ से जो अध्याय ये पूरी तरह से आपको अध्याय फिनिश होता है, इस अध्याय के ये अध्याय पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पे इस अध्याय के देखिए हम पूरी तरह से आपके क्वेश्चन आंसर जो बचा है उसको हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे ये अध्याय पूरी तरह से रीडिंग फिनिश होता है।